नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। आज हमारे स्पेशल शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था की ऋण कहीं जाने वाली एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री आज भी कई वित्तीय यानी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रही है। सबसे बड़ी समस्या है वर्किंग कैपिटल की कमी यानी रोजमर्रा के संचालन के लिए पर्याप्त कैश की कमी। इसके अलावा कस्टमर से पेमेंट में देरी, सप्लाई चेन की जटिलता और कर्ज तक सीमित कर देने वाली तमाम चुनौतियां उनके सामने। इन सबके बीच एमएसएमई उद्यमी अक्सर फंडिंग की तलाश में रहते हैं। एमएसएमई सेक्टर के वर्किंग कैपिटल प्रबंधन, बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, सीसी यानी कैश क्रेडिट और मुद्रा लोन योजना जैसी, और इसके अलावा सरकार और आरबीआई की स्कीमों के बारे में एमएसएमई के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर, इसके अलावा आप लोगों को बता दें को फाउंडर फिनेंस कॉर्पोरेट सर्विसेज के यहाँ पर को फाउंडर अमित कुंवर तनवर जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते सर। सर से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। आज सबसे पहले बात होगी एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए वर्किंग कैपिटल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एमएसएमई के लिए बैंक से ओडी यानी ओवरड्राफ्ट या सीसी यानी कैश क्रेडिट सुविधा लेना कितना आसान कितना कठिन है। और आखिरी में जीएसटी अपडेट जानेंगे। सरकार ने जीएसटी पर बड़ा अपडेट दिया, जीएसटी सेस का भुगतान जनवरी तक करना होगा। इस पर आखिरी में हम लोग बातचीत करेंगे। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस को समझेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज या उद्यमियों के लिए वर्किंग कैपिटल की सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है? ब्रिज जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, सबको पता है कि इंडिया में जो है ये सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और एक बहुत ही छोटा सा, चाहे वो जो है एक आदमी अपनी ई रिक्शा क्यों नहीं चला रहा है, वो भी एक व्यापारी है, और एक आदमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके उसमें जो है कुछ उत्पादन कर रहा है, वो भी जो है हमारे देश की प्रगति में जो है सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि जो है जो सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों को फेस होता है। मेरा 20 साल का जो है बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। मैं एमएसएमई कस्टमर्स के लिए जो है लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर के तौर पर उनको जो है एज ए बैंकिंग एडवाइजर उनके लिए काम करता हूँ, और हमेशा देखता हूँ कि एक क्रेडिट जो गैप है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब साहब, जब हम क्रेडिट गैप की बात करते हैं तो आई थिंक लास्ट ईयर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, करीब करीब $500 बिलियन से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल या क्रेडिट गैप जो है एमएसएमईज के लिए है। डेस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, आज भी एमएसएमई में जब आप जो है लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन नहीं मिलता। हकीकत है ये। जी बिल्कुल, इस तरह के चैलेंजेस निकल कर आते हैं। सर, और एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे, आप पेमेंट में भी देरी होती है, तो अगर पेमेंट डिलेड होता है तो व्यापार पर, व्यवसाय पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्या कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं इंडस्ट्री? सर देखिए, कोई भी एमएसएमई बिजनेस है, इनफैक्ट आप किसी भी एक यूनिट को ले लीजिए, अगर उनकी जो है पेमेंट्स डिले होती हैं, उनको जो है टाइम से उनके डेटर्स रियलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला सर तो वे अपने क्रेडिटर्स का पैसा नहीं टाइम से दे पाएंगे। तो उधर दूसरे जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी जो है, हो सकता है कुछ लोगों को सैलरी ना दे पाए, कुछ को दे दें, या कुछ को आधी अधूरी देनी पड़ेगी। तो उसके अलावा जो है नए ऑर्डर वो लेना चाहते हैं, नए ऑर्डर भी इजीली नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स जो है उनके सामने आती हैं, और कई बार मैंने देखा है कि कुछ कस्टमर्स टाइमली अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स भी नहीं कर पाते जो उनके एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं। जैसे अगर उनकी कोई ओडी या सीसी लिमिट वो लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी वो लोग टाइमली नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत एक, और ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार लोन लेकर के लोन चुकाया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सर, चैलेंजेस को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे। अगर देखें तो एमएसएमई में कैश फ्लो मैनेजमेंट को लेकर आमतौर पर क्या कुछ गलतियां होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये एक चीज़ जानना चाहेंगे। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो ये बिजनेस इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, इसके वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, ये कैसे इंडस्ट्री आंकते हैं? देखिए, आप मोटा मोटा जो हम लोग जो हैं जिसको एमएसएमई कहते हैं, वैसे तो उसमें मीडियम एंटरप्राइजेज भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन बैंक जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए लोन देता है। स्मॉल मतलब जिनका टर्नओवर जो है 100 करोड़ रुपए तक है। उसके अलावा फिक्स एसेट्स के भी कुछ जो है
रूल्स हैं कि भाई फिक्स एसेट 10 करोड़ रुपए तक इस रेंज में होना चाहिए। अब जब हम लोग जो है नॉर्मली बात करते हैं कि 100 करोड़ रुपए तक की जो कंपनीज हैं, जिनके टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक हैं, उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर में बेचारे रख तो दिए गए हैं, लेकिन जब ये जो है लोन लेने के लिए जाते हैं, बहुत बार इनके पास डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, इस टाइप की चीजों की जो है इश्यूज रहते हैं। अब ये इस केस में क्या करते हैं कि अपनी जो है जिसको ये बोलते हैं कि हमने एक किट्टी डाल रखी है जी, हम उसमें किट्टी में जो है डाल करके वहां से पैसा ले लेते हैं कई बार, यानी कि एक तरीके से निजी फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा जो है यूज कर लेते हैं। बट उसकी जो है लागत कई बार बहुत ज्यादा महंगी होती है। अब जब हम जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं, जब हम बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक्स उनके कैश फ्लोज भी देखता है, बैंक्स उनके जो है ऑर्डर बुक भी देखेगा, बैंक्स उनकी जो है पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेगा, फ्यूचर में जो वो लोग काम करने वाले हैं वो किस तरीके का है, उनका इंडस्ट्री सेक्टर नेगेटिव तो नहीं है। जैसे अगर कुछ टाइम पहले तक हम बात करें तो ज्वेलरी सेक्टर हमेशा नेगेटिव में रहा है, आपका रियल एस्टेट नेगेटिव में रहा है, जबकि ये बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले देने वाले जो है इंडस्ट्रीज हैं। एंड इसके बावजूद भी जो है इनको जो है टाइम से पैसा नहीं मिलता। सिमिलरली अगर मैं जो है, और मैं ये छोटे बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो 500 हजार 2000 5000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, डीएलएफ जैसों की बात। जी। उनके आगे तो बैंक पीछे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, क्योंकि हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जिनके टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, 50 लाख रुपए का है, 10 करोड़ रुपए का, ये लोग जो है डे इन डे आउट परेशान रहते हैं फंड्स की कमी के लिए। बैंक लोन एनबीएफसी से पैसा ले लेंगे। अभी पिछले कुछ टाइम से फिनटेक का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन फिनटेक का लोन महंगा हो, 18 20 25% 30% तक के जो है उनके रेट जनरली जो है चले जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताई दिया आपको, इनफॉर्मल सेक्टर उनके पास में रहता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं कुछ अनसिक्योर्ड फंडिंग के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके में भी जो है रहता है। बट अल्टीमेटली जो है डिलेड पेमेंट्स का एक वीसीएस सर्कल जो है बनता है। उस सर्कल से जो है एमएसएमई का जो ओनर है, बिजनेस ओनर है, वो कहीं ना कहीं पिंच फील करता ही करता। सर आपने फंडिंग का जिक्र भी किया, तो उससे मैं आपसे समझना चाहूँगा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एमएसएमई कौन कौन से फंडिंग स्रोत देखते हैं फाइनेंस सेक्टर जैसे। इसके अलावा आप वो भी उसमें बताइए कि बैंक से ओडी हो गया, सीसी हो गया, इसकी सुविधा लेना कितना आसान है, कितना कठिन है। देखिए साहब, जिनके पास पेपर अपने मेंटेन्ड हैं उनके लिए कंपेरेटिवली आसान है, लेकिन बहुत सारे मैंने जो है एमएसएमई के बिजनेस ओनर्स देखे हैं, उनके पास में पार्ट टाइम अकाउंटेंट होते हैं, उनका अपना, या फिर कोई एक बंदा उनका आएगा, आकर के महीने भर की उनकी एंट्री जो है पुटअप कर जाएगा टैली के अंदर, और इस तरीके से उनका काम चल रहा होता है। या वे सीए के ऊपर अपने डिपेंडेंट होते हैं। तो जहां पर ये डिपेंडेंसी वाले जितने भी जो है एमएसएमई यूनिट्स हैं, उनके पास में कभी भी पेपर जो है टाइमली जो है रेडी नहीं होगा, और वो जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील करते रहते हैं कि भाई हमारे पास जो है पैसे की कमी है। अब जब ये चीज जो है हम लोग देखते हैं, तो हम जो है कस्टमर को सबसे पहले यही समझाते हैं, एज ए बैंकिंग एडवाइजर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए साहब, सबसे पहले आप अपनी कुछ चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, ये बेसिक है आपके बिजनेस के लिए। आप अपने जो बिजनेस के कैश फ्लोज हैं आपके पास में, डेली बेसिस पे आपका डेटर्स की लिस्ट, आपके क्रेडिटर की लिस्ट आपके डेली बेसिस पे होना चाहिए आपके, और उसमें आपको देखना चाहिए क्या आया है क्या गया है, ईच एंड एवरी पेमेंट यू शुड ट्रैक। तो इस तरीके से आपको एक अपना बना लेना चाहिए, और जब आप बना लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो जाएगी, तो जो है ऑब्वियसली बात है, फिर चाहे ओडी लिमिट हो, चाहे सीसी लिमिट हो, चाहे आपके टर्म लोन हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन हो, या आपका जो है कोई अनसिक्योर्ड फंडिंग है जिसके अंदर चाहे मुद्रा लोन भी है, जो छोटी छोटी यूनिट्स के लिए है, जिनके 10 20 50 लाख रुपए के जो है टर्नओवर है, या फिर जिनको जो है बड़े जो है अमाउंट चाहिए, जैसे 10 करोड़ तक सीजीटीएमएससी में आपको मिल जाएगा। स्टैंड अप इंडिया के अंदर में आप 1 करोड़ तक के लोन दे सकते हैं। इस तरीके की चीजें भी जो है आप जो है कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम स्कीमें हैं जैसे मुद्रा लोन हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। सर फ़ायदा उठा पा रही है क्या इंडस्ट्रीज इन स्कीम्स की जो सरकार की ओर से लॉन्च की गई हैं? ये बड़ा ही देखिए, मैं हमेशा ना इस क्वेश्चन के जवाब में ये कहता हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम्म। मोदी गवर्नमेंट, देखिए बहुत इन्होंने जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत कुछ किया है। ऐसी ऐसी स्कीम्स दी हैं जिनका जो है जो पहले कभी सुनी नहीं गई। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए एक मोटा पैसा ये लोग दे रहे हैं। आई थिंक अप टू 10 करोड़ रुपीज तक के लोन अवेलेबल हैं, और उसमें भी प्रोजेक्ट का ये है कि भाई आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं तो इतना मिल जाएगा।
इससे पहले मैं कुछ साल पहले मैंने देखा था कि टफ्स की स्कीम्स आ रही थी, जो सब्सिडाइज आप मशीनरी वगैरह परचेज करते हो अपनी बेसिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। एग्जिस्टिंग मशीन, पुरानी मशीन टाइप की आप यूज कर रहे हो, नई मशीन लाओ, जल्दी काम करेगी, ज्यादा जो है काम करेगी, और आपको जो है उसके उससे जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरीके की चीजें जो है गवर्नमेंट कंटिन्यूसली काम करती रहती है। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 20 साल का, 22 साल का, कि भाई जो एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं, इनको एक प्रॉब्लम बड़ी फेस आती है कि ये पॉलिसीज बहुत बार उनको प्रैक्टिकल महसूस नहीं होती। ये पॉलिसीज प्रैक्टिकल हैं, मींस उनके लिए उनको जो है कई बार सब्सिडी आने में 2-2 3-3 साल के टाइम लग जाता है, या उनको किसी को जो है बीच में कोई राइजनिंग करने के लिए आदमी को जो है हायर करना पड़ता है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मोदी गवर्नमेंट अगर बाई चांस ये कहीं पहुंच जाए किसी एक मिनिस्ट्री के पास में जो इन चीजों को देखते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आपके पॉलिसी हेड्स हैं, जो इनको पॉलिसीज को साइन करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, अप्रूव करते हैं, प्लीज उनको एक बार जो है धरातल पर उतारिए, और बगैर बताए उतारिए। वो अपने पद के साथ नहीं आए एक फील्ड में, बल्कि जो है इंटेंट के साथ आए कि भाई हमें जो है एक्चुअल में जानना है कि एक्चुअल में एमएसएमईज क्या फेस करती हैं, और बेसिस दैट हमें वो जो कि प्रैक्टिकल कैसे बने पॉलिसी, उसके साथ साथ हमें हम ये देखें कि भाई उसके कोई अगर लूप होल्स हैं तो उन लूप होल्स को कैसे प्लग किया जाए। और जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट बिजनेसमैन को प्रायोरिटी मिले। गवर्नमेंट उनको प्री अप्रूव ऑफर्स के तौर पे जो है कुछ सब्सिडीज या कुछ जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या फंडिंग का जो है एक सिद्धांत लेकर के आए कि भाई जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन, हम यहाँ पे किसको कहेंगे ऑनेस्ट बिजनेसमैन? उसको कहेंगे जो अपनी टैक्स पेमेंट टाइमली कर रहा है, जिसके जो है कोई ब्लैक मनी टाइप का जो है, जिसके यहाँ पे कुछ छापे वगैरह भी अगर बाई चांस पड़ता है, कुछ पड़ा है, तो आज तक जो है कोई गड़बड़ी नहीं निकली है, जिसके खातों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो अपने टाइम से जो है सारी चीजें कर रहा है, जीएसटी को जो है टाइमली पे कर रहा है, वो सारी चीजें जो आपके जो है सरकारी जो फॉर्मेलिटीज हैं बिजनेस करने की, उनको सबको जो है वो टाइमली जो है फॉलो अप कंप्लीट कर रहा है। तो मैं उसको ऑनेस्ट बिजनेसमैन कहूंगा। उन ऑनेस्ट बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट 100% ये कोशिश करे कि भाई उनको कुछ प्री अप्रूव ऑफर्स जो है उनको दे, जैसे कि बैंक देते हैं अपने ग्राहकों। भाई अल्टीमेटली ये एमएसएमई बिजनेस ओनर्स भी तो आपको टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए प्री अप्रूव टाइप का कुछ क्यों नहीं दे करके? सर, आपने स्कीम्स का जिक्र किया, मुद्रा लोन हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्कीम्स के बेनिफिट्स भी बताए, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या लगता है कि आपको बैंक जो लोन दे रहा है ओडी के थ्रू या सीसी के थ्रू कैश क्रेडिट, लगता है आपको पर्याप्त लोन बैंक की ओर से उपलब्ध कराया जाता है एमएसएमई की ओर से? इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, जो सरकार की ओर से स्कीम्स आई हैं वो पर्याप्त हैं जितने अमाउंट्स दिए जा रहे हैं एमएसएमईज को? देखिए, एक थंब रूल है कि मोटा मोटा अगर किसी का जो है 50 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसको जो है 20% तक जो है वर्किंग कैपिटल जो की असिस्टेंस मिलेगी, बाकी पैसा उसको अपने पास से लाना पड़ेगा। अगर कोई आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें 70-30 चलता है कि भाई 30% पैसा आप अपने पास से लेकर के आइए, 70% तक आपको फंडिंग मिल जाएगी। जैसे सिडबी की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिडबी जो है मैक्सिमम 80% तक आपको फंडिंग दे देता है। इसके दो प्रोग्राम है सिडबी के, एक जो है अराइज के नाम से, एक स्थापन के नाम से, इसके अलावा एक ग्रीन प्रोग्राम भी है, जहां पे जो है सिडबी आपको 50 करोड़ तक की फंडिंग देता है। बट अब जैसे कि मैंने जो है आपने ये भी पूछा कि स्कीम्स हैं, हाँ जी बिल्कुल स्कीम है। गवर्नमेंट बेचारी सारे काम कर रही है, वो आपको जो है क्रेडिट कार्ड भी देकर दे रही है एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए तक का, फिर मुद्रा लोन दे रही है, फिर उसके बाद में आपको जो है स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो है दे रही है। जो ये स्कीम स्टैंड अप इंडिया वाली विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और स्पेसिफिक है बहुत ही कि भाई आपको जो है हम लोग जो है लोन देंगे, आप जो है आगे आइए। जो एक जो है कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस है, एक जेंडर गैप है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो वो उसको फिल किया जा सके, हमें मोर एंड मोर विमेन एंटरप्रेन्योर आगे मिल सके। देन महिला उद्यम, ये उद्यमियों के लिए भी एक जो है अलग से एक निधि करके स्कीम है, महिला महिला निधि स्कीम 10 लाख तक की। फिर उसके बाद जो है ओवरऑल सबके लिए एक CGT MSC के नाम से अप टू 10 करोड़ रुपीज तक की, 25 लाख से स्टार्ट होकर के 10 करोड़ तक जाती है, ये स्कीम है। उसके अलावा जो है आपको जो है मशीनरी और प्रोजेक्ट्स के लिए आप चाहें तो सिडबी के भी लोन ले सकते हैं, जो कि 20 करोड़ तक जाते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस में, जो मैंने अभी बताया भी आप। तो स्कीम्स बहुत हैं। और हाँ, सब्सिडी की तो हमने बात की नहीं। सब्सिडी जो है आपको सोलर के लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए दे रही है, फार्मा का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था।
तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको हर जगह जो है चीजें जो है कर रही। अब जब हम जो है इसमें चुनौतियों की बात करते हैं, जैसे कि आपने पूछा, तो देखिए चुनौती हर लेवल पे है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपके पास जो है कोई आपको जो है गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो जो है बहुत बार आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। बट बिजनेस में हमेशा प्रॉब्लम रहती हैं, तो मेरा मानना है कि जो है बिजनेसमैन जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर ही देते सर आईपीओ भी हम लोग देख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं अलग अलग आईपीओस में। सर क्या लग रहा है आईपीओ रश से एमएसएमई कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं? सर देखिए, जब मैं आईपीओ की बात करता हूँ तो लगभग लगभग 7,000 करोड़ रुपए जो है एमएसएमईज ने उठाया है। हम्म। तो अगर हम लोग जो है बात करें आईपीओ की, सबसे पहला तो यही है कि भाई कैपिटल का इजी एक्सेस है और लॉन्ग टर्म है सबसे, क्योंकि कैपिटल आपको जो है अल्टीमेटली लोन क्या है, कैपिटल ही तो है। और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो बैंक्स को। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि जो है आपको जो है कैपिटल मिल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल रही है, बदले में आपको हाँ कुछ डिविडेंड्स की फॉर्म में आपको जो है अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। वो एक चीज है, और आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। बट आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, इससे जो है आपका जो है लिक्विडिटी होती है। और जब आप एक लिस्टेड एंटिटी बन जाते हो, तो बहुत सारे जो आपके प्लग्स होते हैं, चीजें होती हैं जिनको आप जो है अभी तक नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे एक एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग का हमारा रहता है, तो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग आप अपनी करा लेते हैं। आप अपने डेटर्स को टाइमली रियलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, क्रेडिटर्स को टाइमली पे करते हैं। अब गवर्नमेंट का 45 डेज का रूल है डिलेड पेमेंट्स के केस की, अगर मैं बात करूं। डिलेड पेमेंट्स के केस में गवर्नमेंट रूल लेकर के आती है कि भाई 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट्स करनी है। अब हमारे अहमदाबाद में जो है कई सारे जो है क्लाइंट हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में है। ओके। अब इस रूल की वजह से ब्रिज जी क्या हुआ कि उनको जो है हम्म। अपना अपने आप को उनको उद्यम सर्टिफिकेट के अंदर जो है मैन्युफैक्चरर के बजाय ट्रेडर दिखाना पड़ा। रीजन बीइंग कि जो उनके जो है जिनको वो जो उनके जो कस्टमर थे, जो उनसे बाइंग कर रहे थे, उनके जो बायर्स थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम 45 डेज का रूल जो है अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, या तो आप जो है हमें किसी और तरीके से दो, अदरवाइज हम आपको जो है 90 डेज से पहले पेमेंट दे ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उसका तोड़ निकाल देती है। इसीलिए मैंने अपनी बात में कहा था कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको धरातल पर आना पड़ेगा, उनको जो है धरातल पर आ करके रियलिटी समझ करके पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उन पॉलिसी को फिर इफेक्टिवली आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी। अब जितने अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा जिक्र और जी। करूंगा ब्रिज जी। देखिए होता क्या है कि सभी जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, सभी अपने डीलर्स को सप्लाई चेन देती हैं, हम्म। सप्लाई चेन फाइनेंस के तौर पे फंडिंग अरेंज कराती है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता होगा कि सप्लाई चेन फाइनेंस की जो है जो उनकी जो चेकबुक होती है वो पहले से साइन करा के अपने पास रखते हैं। जितने भी ये जो है बड़ी कंपनीज हैं, आप किसी भी जो है इंडिया की टॉप क्लास जो है कंपनीज को ले लीजिए, इनके सबके डीलर जो हैं, और उनको जो है जिस भी दिन उनका जो है माल भेजना होता है, उसी दिन जो है अपना जो है काट के भेज देते हैं। खासतौर पर मंथ एंड में हमें टारगेट पूरे करने हैं जी, आपको जो है 10 करोड़ रुपए का माल भेज रहे हैं। अब आप लें या ना लें, आपको 2 करोड़ रुपए का माल भेज रहे हैं, आपको जो है मजबूरी में माल एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन फाइनेंस उनकी तरफ से मिला हुआ है, फंडिंग ईजी है, सब कुछ ईजी है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट तो जारी है एमएसएमई वाले की। तो हम्म। इस तरीके की जो है जो बुनियादी प्रॉब्लम्स भी, जो आर्म ट्विस्टिंग भी है एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के साथ में, ये भी कंटिन्यूअसली प्राइवेट सेक्टर में जो है जिनके वो डीलर्स वगैरह हैं उनके साथ में चलती है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके की चीजों को भी, जो हाई हैंडेडनेस है जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो को उसको भी स्टॉप करना पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं, आपको जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपको जो है कोई एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए आपको जो है जस्ट एक बोलना नहीं पड़ेगा। आज आप नोएडा में एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आप इजीली लगा नहीं सकते। आप 1,000 मीटर की जो है आप जो है लैंड लेने के लिए गए, पता लगा उसकी जो कॉस्ट ही है वो 5-6 करोड़ रुपए की पड़ी आपको, कम से कम 1,000 मीटर की लैंड आज की तारीख में। ग्रेटर नोएडा की बात करूंगा, बल्कि नोएडा में तो और भी महंगी। जी। ग्रेटर नोएडा में आज की तारीख में शायद जो है 5-6 करोड़ रुपए में भी 1,000 मीटर की लैंड नहीं मिल पाएगी। उसके बाद में उसको बनाने के लिए आपको जो है लोन अप्लाई करने के लिए लोगों के जूते गिर जाते हैं, इजीली लोन नहीं मिलता उसके लिए। जी क्या बिल्कुल जो सर। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको तो जो है सब कुछ जो है वन विंडो सिस्टम के अंदर हो रहा है। एमएसएमई के लिए ये वन विंडो सिस्टम कब आएगा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। जी बिल्कुल सर, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार को ग्राउंड लेवल पर आके जो पॉलिसीज़ है
उसके इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा सर बता रहे हैं, तमाम चैलेंजेस बताए, लेकिन इसके अलावा कई सारी सरकार की स्कीम्स का भी जिक्र किया जिसका फ़ायदा एमएसएमई इंडस्ट्री उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। इतना विस्तार से आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। एक ब्रिज जी, एक लास्ट बात जी जरूर सर। कहना चाहूँ हाँ। कि एक गैप जो है, जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है एमएसएमईज के साथ में, बिजनेस ओनर्स के साथ में, एक उनकी एक थिंकिंग हो जाती है एक फिक्स टाइप की कि भाई हमें जो है बस कोई खर्चा ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए हमें। देखिए, एज ए बैंकिंग एडवाइजर जो हम वैल्यू लेकर के आते हैं उनके लिए जो है टेबल पर, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल एक चीज उनको देती है। आपको जो है अच्छे इंटरेस्ट रेट पर आपको फंडिंग अवेलेबल कराती है। आपको जो है एक लॉन्ग टर्म जो है वाइबल जो है आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिससे कि जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ आप जो है फोकस कर सकते हो। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के एक क्लाइंट है, 1.25 साल से पिछले जो है फंडिंग के लिए जो है परेशान चल रहे हैं। दो बैंकों में प्रॉब्लम उनको हो रही थी। फाइनली वी गॉट इन्वॉल्व, उनका जो है वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कराए। तो कस्टमर को ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग एडवाइजर को भी अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपका जो है चीजों को, फंडिंग की प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट कर सकता है और इजीली सॉर्ट कर सकता है। जी तो सर। इसको एक वाइबल सॉल्यूशन के तौर पे देखें। जी बिल्कुल, इस पर भी ध्यान दे सकती इंडस्ट्री, जैसा सर बता रहे हैं उन चीज़ों को समझकर चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एमएसएमई डायरी है। इस दौरान एमएसएमई पर बातचीत की जाती है, इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस को समझा जाता है। अब थोड़ा जीएसटी अपडेट्स की ओर चलते हैं। सरकार की ओर से जीएसटी पर बड़ा अपडेट दिया गया है। तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है। जानकारी जो निकल कर आ रही वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी के साथ अलग से लगने वाला सेस जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। पहले इसकी समय सीमा नवंबर 2025 तक थी। ऐसे में इस सेस को और 2 महीने तक के लिए बढ़ाया गया है। वैसे सरकार, या यूं कहें जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए जीएसटी के सभी तरह के सेस को हटा दिए गए थे। वास्तव में जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ, कई सामानों पर जीएसटी कंपोजिशन सेस को खत्म कर दिया गया है, लेकिन तंबाकू और उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू पर चालू रखा गया था। सेस पर अब केवल तंबाकू प्रोडक्ट्स तक सीमित है। इसलिए सेस कलेक्शन सितंबर 2025 के जो आंकड़े निकल कर आए वो ये है कि 11,652 करोड़ रुपए से घटकर अक्टूबर 2025 में 7,812 करोड़ रुपए रह गए, जो 33% की गिरावट दिखाती है। वहीं 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू प्रोडक्ट जैसे तंबाकू और बीड़ी जीएसटी और कंपनसेशन सेस की मौजूदा दरों पर लागू रहेंगे, जब तक कि कंपनसेशन सेस अमाउंट के जो है अकाउंट है लोन और ब्याज दर नहीं हो जाता। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि इन वस्तुओं पर सेस की समाप्ति के बाद एक अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स वेट बना रहे। जीएसटी काउंसिल सेस पर अंतिम निर्णय लेगी। 22 सितंबर से लग्जरी कारों, बेवरेजेस, जैसा पहले ही हमने इस पर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई थी कि सेस हटा दिया गया है। कई सामान हैं जिस पर सेस को एक नई यानी 40% जीएसटी रेट में मिला दिया गया। ये अपडेट था जीएसटी जो हम आप तक लेकर आए, और एमएसएमई डायरी में इस बार ओवरऑल जो चैलेंजेस है एमएसएमई इंडस्ट्रीज के सामने वो आप लोगों तक पहुंचाया गया। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।